अभी आप दिल्ली नहीं आए साहब, अभी आप दिल्ली नहीं आए साहब। सुन रही है आवाज? ये गुरूर कम करो, सातवें आसमान पे सर ना चढ़ाओ, नहीं तो हम लोग लड़ेंगे। अगर हमने अंग्रेजों को उठा के पटक सकते हैं तो साहब आप। राहुल राजपूत की हत्या पे पूछ रहा है सवाल, अंकित सक्सेना पे सवाल पूछ रहा है, निकिता तोमर पे सवाल पूछ रहा है। जो देश उस पर पूछना नहीं चाहता वो चाहता है कि सिर्फ अखलाक पे पूछो। अखलाक पे हमला देश पे हमला है, अखलाक पे हमला सेकुलरिज्म पे हमला है। बख्शी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बख्शी सर, ये इस देश में बोलने की आज़ादी पे बड़ी डिबेट होती है। इस देश में आर्मी से सबूत मांगे जाते हैं, बोलने की आज़ादी पे कहा जाता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, हमें बोलने दिया जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाए। इस देश में हमेशा बोलने की आज़ादी पे, मगर आज वो लोग कहाँ हैं जो फ्री स्पीच, फ्री प्रेस, बहुत बातें किया करते थे, कहाँ हैं? क्योंकि वो बातें करते थे केवल देश के दुश्मनों को बचाने की, टेररिस्टों को बचाने की। जिसने भी हाथ में AK-47 उठा ली उसकी रक्षा फौज से इनका ठेका था, उसको फौज से बचाना इन्होंने अपना ठेका बना रखा था। आज कहाँ है? आज जब असली में प्रेस की आज़ादी पे हमला हुई है, आज असली में जब एक सीनियर एडिटर की मारपीट हुई है, उसको कैद किया गया है, उस पे केस लगाए हैं कि जब तक तू वाहवाही करना नहीं सीखता, चमचागिरी नहीं सीखता, तो ये चमचों का देश है साहब। ये पूरा देश हम सब चमचे हैं, दो कौड़ी के नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं ना साहब, सब भारतीय। आप तो बड़ी चीज़ हो साहब, आप तो बड़ी चीज़ हो साहब। लेकिन साहब जनता के खौफ से डरना चाहिए। जनता जमीन दिखाना भी जानती है, भारत के लोग इतनी अकल है उनमें, आपकी नीयत पहचानना जानती है। आप बेवजह चौड़े हो रहे हो कि साहब मैं किसी को भी मरवा दूं, किसी को भी 13 फ्लोर से गिरवा दूं, हाँ? और बाकी मेरे पास बहुत है नौकरशाह जो मेरे लिए पैरवी खुशामदी करेंगे। तो साहब ये 4 दिन की चांदनी है, आओगे तो हमारे पास, आओगे तो हमारे पास। आप प्लीज़ देख लीजिए कि आप भारत के संविधान पे, आप भारत की अभिव्यक्ति की आज़ादियों पे, प्रेस की फ्रीडम पे अगर आपने हाथ उठाया तो आप पूरे देश के 1.3 अरब लोगों से दुश्मनी बोल लो। मगर सर यहाँ इस देश में आर्मी से सवाल पूछने की इजाज़त है। आप पूछते हैं कि वहाँ आपने सर्जिकल स्ट्राइक की कि नहीं की, हमें लाश दिखाइए, हमें सबूत दिखाइए। सर आज महाराष्ट्र प्रशासन से क्यों पूछ सकते हैं, वहाँ पे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं साहब, लेकिन यहाँ नहीं पूछेंगे। यहाँ तो मौन व्रत है साहब, हम तो मौनी साधु हैं। हमको तो साहब अमेरिका का बहुत फिक्र है ना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आए कि नहीं, मतलब हमारा देश जाए भाड़ में। हमको अमेरिका की फिक्र है कि डोनाल्ड ट्रंप जीता या जो बाइडन जीता, हमारे पास फुर्सत नहीं है साहब 2% के पत्रकारिता को बचाने के लिए। तो फिर आप हो 2% के। मगर ये जो दोगलापन है सर, ये जो समाज में, सौराष्ट्र में ये जो दोगलापन है, जो कहते हैं हम संविधान बचाने निकले हैं, शाहीन बाग में संविधान की किताबें ले लेके दौड़ते हैं, CA में कहते हैं हम संविधान बचाने निकले हैं। आज संविधान का एक पिलर सर दबा के उसको ढकेल के तोड़ने की कोशिश हो रही है। पत्रकारों का मुंह दबाया जा रहा है, कहा जा रहा है अगर आप सच बोलेंगे तो आपका मुंह तोड़ दिया जाएगा। आज ये लोग नहीं बोलते। तो आज वो कहाँ हैं जिन्हें नाज है हिंद पे? वो कहाँ हैं? कहाँ हैं जिन्हें नाज है हिंद पे? वो कहाँ हैं? और नाज क्यों है हिंद पे? आज़ाद देश है, प्रजातंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, शी जिनपिंग का चीन नहीं, पाकिस्तान नहीं, इमरान खान का और या उसकी सड़ी फौज का, जहाँ से किसी भी पत्रकार को उठा के सड़क से ले जाया जाता है, उसका छल्ली लाश अगले दिन मिलती है। वो है एक सड़ा हुआ देश। आप वो सड़ांध यहाँ लाना चाहते हैं दाऊद इब्राहिम के ज़रिए? अरे साहब बहुत हो गया। आप समझते हैं कि ये चुपचाप से ये खून हो जाएगा, दिन दहाड़े खून हो जाएगा और कोई उफ नहीं होगी, ऐसा डरते हैं। अभी आप दिल्ली नहीं आए साहब, अभी आप दिल्ली नहीं आए साहब। सुन रही है आवाज? ये गुरूर कम करो, सातवें आसमान पे सर ना चढ़ाओ, नहीं तो हम लोग लड़ेंगे। अगर हमने अंग्रेजों को उठा के पटक सकते हैं तो साहब आप क्या हो? सर आज हम युवा हैं सर, हम अपनी किताबों में पढ़ा करते थे, इतिहास की किताबों की, इमरजेंसी उस समय ऐसी रही होगी, ऐसा किया गया होगा, हमने कभी देखने का मौका नहीं मिला। हाँ, ऐसी थी।
लेकिन कम से कम वो दिल्ली की सरकार ने लगाई थी ना साहब। ये तो पहली बार सुना है कि एक प्रदेश की सरकार ने पूरे देश पे इमरजेंसी लगा दी। पुष्पेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। पुष्पेंद्र सर, ये जो महाराष्ट्र में हुआ एक उदाहरण, हम बचपन में पढ़ा करते कि इमरजेंसी ये होती है। आज ऐसा दिख रहा है कि इमरजेंसी जो उस समय थी, जो महाराष्ट्र में तस्वीरें दिखी, आज लगता है कि इमरजेंसी कुछ ऐसी ही थी। ये तो 75 की इमरजेंसी में तो फिर भी मतलब कुछ हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने आज दिख रहे हैं। इमरजेंसी में किसी पत्रकार को इस तरीके से नहीं किया गया कि आप सुबह सुबह उसके घर में घुसें, गुंडे बदमाशों की तरह घुसें और आप उस पत्रकार के परिवार को पीटें, बच्चे को पीटें, बीवी के साथ नाजायज़ कागज़ों पे साइन कराएं और आप उठा के ले जाएं और आपके पास कोई कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स ने मुहिम चलाई। और इस देश के अंदर जो अंडरवर्ल्ड से संबंध है उस सरकार के, इस देश में इस्लामिक आतंकवाद का मज़हब उसने बताया, फ्रांस में क्या हुआ उसके साथ खड़ा हुआ, वियना में क्या हुआ उसके साथ खड़ा हुआ। और इस देश में राष्ट्रवाद क्या है, सनातन क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, मूल्य क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, आस्थाएं क्या हैं, जब वो इन चीज़ों की बात करने लगा तो लोगों को लगा कि अगर हज़ारों साल पुराना ये समाज जग गया तो ये जो हमने 70 साल में जो झूठ बनाया था, सेकुलरिज्म, गंगा जमुना तहजीब, सारे धर्म बराबर हैं, मज़हब नहीं सिखाता, वो तमाम सारी ताकतें जो हैं उनके सामने एक बड़ी चुनौती है और वो बौखलाए हुए हैं कि राष्ट्र जगे ना सोता रहे। तो अर्नब गोस्वामी क्योंकि एक टेलीविज़न को चलाते हैं, मालिक हैं उसके, अच्छा सफल चैनल चला रहे हैं, ईमानदार आदमी हैं, उनके ऊपर आज तक कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन सरकारें जब किसी को फंसाना चाहती हैं तो ऐसे कॉन्कॉक्टेड टेस्ट बनाती हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी उसके शिकार हुए हैं और अर्नब गोस्वामी जैसे जितने भी लोग इस राह पर हैं, अगर उनका बस चलता, अगर उनकी ताकत महाराष्ट्र से बाहर निकलती तो वो उनके साथ भी यही करते, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहे। और इसे मैं कहता हूँ कि ये इमरजेंसी तो इसके सामने कुछ नहीं थी जिस तरह से आज उन्होंने अर्नब के साथ किया है। 1000 पत्रकार आएंगे, उन सब के ऊपर FIR होगी, उनके एडिटोरियल रूम का आप घुसेंगे, ये कैसे हो सकता है? अर्नब गोस्वामी को हमारे साथी हों न हों, लेकिन हमारे दौर के पत्रकार हैं, तो हमारी उनसे कोई प्रोफेशनल राइवलरी नहीं है। हमें उनकी हो सकता है बहुत सारे लोगों को शक्ल पसंद ना हो, लेकिन एंड ऑफ द डे ही इज़ ए ब्रिलियंट जर्नलिस्ट। तो पत्रकारिता पे हमला करते करते आपने इस देश की उस लोगों पे हमला किया है जो इस देश की सोई हुई रूह को जगा रहे हैं। मगर सर, इस देश में जो लोग बात करते हैं फ्री स्पीच, फ्री प्रेस, ये बातें करी जाती हैं, हमारे देश में आर्मी तक से सबूत मांग लिया जाता है कि बताओ तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो नहीं। मगर आज वो लोग जो चुप्पी है वो क्यों नहीं पूछते कि महाराष्ट्र प्रशासन किस तहत उन्हें उठा रही है, क्या उनके पास वारंट था, क्या संबंध था, कुछ नहीं बताया जाता। एक आते हैं सुबह सुबह उठाकर लेके चले जाते हैं। तो जनता सवाल पूछे सर, ये जो दोगलापन है कि आप फ्रांस के लिए यहाँ युद्ध करते हैं, आप कहते हैं संविधान बचाओ, और अब जहाँ लोकतंत्र के एक पिलर को धकेल कर तोड़ने की कोशिश हो रही है, जर्नलिज्म के मुंह को दबाया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठाती? ये चुप्पी क्या दिखाता है? क्या आपका महाराष्ट्र प्रशासन को मौन समर्थन है? देखिए आपने जो इतनी बातें कही हैं उसका साफ साफ मैंने कहा कि जो लोग नहीं बोलते वो कौन लोग हैं, वो किसके पैसे पे पत्रकार बने हैं? वो किसी न किसी की दुकान चला रहे थे ना, और वो नैरेटिव चला रहे थे, वो तय करते थे कि इस देश में क्या मुद्दा बनेगा। वो पत्रकार जो इस देश की कैबिनेट में लोगों को मंत्री का पद दिलाते थे, जो लोग ये तय करते थे कि 50 करोड़ का मकान पंचशील पार्क में कहाँ खरीदा जाएगा, किसको मेक्सा से अवार्ड दिलवाया जाएगा, किसको पद्मश्री दिलवाया जाएगा, ये वो तमाम सारे लोग हैं जो सत्ता का सुख 70 साल से भोग रहे थे। लिहाजा अब आप उनसे ये करें, ये इस देश में एक तरफा था, सेकुलरिज्म एक तरफा है, गंगा जमुना एक तरफा है, इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक तरफा है। तो बहुत सारी चीज़ें एक तरफा हैं। अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि जो भीड़ 70 साल में इकट्ठी हुई थी वो अकेली पड़ गई है और एक अकेला जो है पूरा देश उसके साथ खड़ा है। तो ये संकट है कि इसके साथ देश कैसे खड़ा हो गया है। लिहाजा इसको तोड़ो, इसके मॉरल को तोड़ो, इसको फंसाओ, इसकी इंटीग्रिटी को डाउटफुल करो। तो वो लड़ाई ये है, और ये लड़ाई कोई नई नहीं है, बहुत दिन से चल रही थी। किसी को लीड लेनी थी पत्रकारिता में, एक वेल एस्टेब्लिश जर्नलिस्ट ने लीड ली, उसके साथ देश खड़ा हो गया है। तो लोगों को ये समझ नहीं पा रहे कि 70 साल का जो पहले माहौल था वो बदल गया है। तो यही जनता भी सर आज सोशल मीडिया पर पूछ रही है कि अर्नब गोस्वामी का ये अपराध था कि वो पालघर के साथ खड़े हुए, क्या अर्नब गोस्वामी का ये अपराध था कि वो सनातन के साथ हुए, क्या अर्नब गोस्वामी ये अपराध था कि वो सुशांत के साथ। अर्नब का अपराध ये है कि अर्नब इस देश में राहुल राजपूत की हत्या पे पूछ रहा है सवाल, अंकित सक्सेना पे सवाल पूछ रहा है, निकिता तोमर पे सवाल पूछ रहा है। जो देश उस पर पूछना नहीं चाहता, वो चाहता है कि सिर्फ अखलाक पे पूछो।
अखलाक पे हमला देश पे हमला है, अखलाक पे हमला सेकुलरिज्म पे हमला है। और इस देश की बहुसंख्यक सनातनी हिंदू की हत्याएं 2014 से लेकर 2019 तक 151 लोगों को मॉब लिंचिंग में मुसलमानों ने मारा। लेकिन ये बात कहना इस देश में सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ये एक तरफा नैरेटिव है जिससे उन्हें सुख मिल रहा था, लिहाजा वो उसमें खुश रहना चाहते हैं। और अब वो नहीं बात हो रही है तो उनका बौखलाहट है। तो मैं समझता हूँ पत्रकारों की भी बौखलाहट है, उन सरकारों की भी बौखलाहट है, उन राजनीतिक दलों की भी बौखलाहट है कि हम हाथरस को खड़ा नहीं कर पाए बिहार के चुनाव से पहले, हम ट्रंप को हराने जा रहे हैं, हम उसको नहीं हरा पा रहे हैं। तो ये बहुत सारा एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों का। और वो फ्रस्ट्रेशन किसी सरकार जहाँ जहाँ ऐसी हैं जो अंडरवर्ल्ड से चल रही हैं, जो मिडिल ईस्ट के पैसे से चल रही हैं, जो दाऊद के पैसे से चल रही हैं, जो भुज में कांग्रेस का एक मुनीम रहता है उसकी देख रेख में चल रही हैं, इसलिए वो लोग आपके खिलाफ हैं, इसलिए वो आपको मारेंगे, सब कुछ भी करेंगे। लिहाजा आज देश खड़ा हुआ है, इसलिए अर्नब गोस्वामी को नहीं मार पा रहे ना, उनको मालूम है कि देश तो, लेकिन वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। और आप तमाम सारे लोग जो देश भर में काम कर रहे हैं ये जारी रखेंगे तो इनकी गिनती कम है। पता चल गया देश किसके साथ खड़ा हुआ है, देश को तोड़ने वाली ताकतें कौन है, जोड़ने वाली ताकतें कौन है। लिहाजा ये लड़ाई भारत राष्ट्र को बचाने और भारत राष्ट्र को तोड़ने के बीच की ताकतों के बीच में है और ये युद्ध लंबा चलेगा।